हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, जो हमने चैप्टर शुरू किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके 2 पार्ट हमने कर लिए एनसीईआरटी हाईलाइट 2 पार्ट में, और आज हमारा तीसरा पार्ट है जिसके अंदर हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. Compatible pollen of the same species as the stigma. पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं देती कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन वो सेम राइट टाइप का ही है, मतलब से अगर एक ही स्पीशी का होगा तो जो पॉलिनेशन है वो होगी। अगर डिफरेंट स्पीशी का है, मतलब दूसरी स्पीशी का किसी दूसरी स्पीशी का पोलन ग्रेन आकर किसी दूसरे प्लांट पर, डिफरेंट स्पीशी का पोलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट पर अगर आकर पड़ रहा है तो पॉलिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर रॉन्ग टाइप का है, मतलब दूसरी स्पीशी का है, तो पॉलिनेशन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद पोलन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी किसके पास होती है? पिस्टल के पास। ठीक है, अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है तो उसे कहते हैं कंपेटेबल, अगर एक ही स्पीशी का है। और अगर रॉन्ग टाइप का है, दूसरे स्पीशी का है, मतलब एप्पल का अगर पोलन ग्रेन बनाना के ऊपर आकर गिर गया है, ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो ये रॉन्ग टाइप है। अगर दूसरी स्पीशी का अगर आएगा तो उसे कहेंगे रॉन्ग टाइप इनकम्पेटेबल। और अगर एक स्पीशी का होगा, मतलब सिर्फ एक ही फ्लावर, मतलब जैसे जैस्मीन का फ्लावर है और जैस्मीन का ही पोलन ग्रेन जैस्मीन के फ्लावर पर आएगा तो ही कंपेटेबल माना जाएगा। अगर दूसरे किसी फ्लावर का आ रहा है तो उसे इनकम्पेटेबल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद पिस्टल जो होती है इसके पास एबिलिटी होती है पोलन को रिकॉग्नाइज करने की। और अगर राइट टाइप का है, अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन आया है तो वो प्रमोट करती है, जो पॉलिनेशन के इवेंट होते हैं उनको प्रमोट करती है आगे पिस्टल। ठीक है, जैसे ये इधर दिखाया गया है इस इमेज के अंदर, पोलन ग्रेन जर्मिनेटिंग और स्टिग्मा। ये इमेज के अंदर जो पोलन ग्रेन है ये जर्मिनेट हो रही है किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। और ये हैं पोलन ट्यूब, ये हैं, ये इधर दिखाई गई हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, और ये है ऊपर स्टिग्मा जिसके ऊपर इतने पोलन ग्रेन आकर गिरे, लेकिन एक ही जो है वो जर्मिनेट हुआ। और ये याद रखना, पोलन ट्यूब जो होती है 1 आवर के अंदर 1 सेंटीमीटर ग्रो करती है। ठीक है, 1 आवर के अंदर 1 सेंटीमीटर ग्रो करती है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब आ रही है, और बाकी जब एक पोलन ट्यूब जो सबसे पहले आएगी वही जर्मिनेट करेगा पोलन ग्रेन और वही पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, तो जब एक पोलन ट्यूब बन जाएगी तो दूसरी जो है वो खुद ब खुद रुक जाएंगी, उनको सिग्नल मिल जाएगा कि आपने नहीं ग्रो करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हमने पीछे पढ़ा था जो सेल था एगोप्टेटस किस तरह उसके अंदर फर्टिलाइजेशन वगैरह हुई थी। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं जो फ्यूज़ हो गए हैं। ठीक है, ये मेल गैमेट 2 जब इस पोलन ट्यूब से आए, ये पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, एक जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर फ्यूज़ होकर पोलर न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर फ्यूज़ होता है, और दूसरा जो होता है एग सेल के साथ जाकर फ्यूज़ होता है, ये एग सेल। ठीक है, ये 2 मेल गैमेट है और ये एग सेल के जाकर साथ फ्यूज़ होता है। इफ़ द पोलन इज़ रॉन्ग टाइप, अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है, दूसरी स्पीशी का है, द पिस्टल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और पोलन ट्यूब। और जो पिस्टल है वो रिजेक्ट कर देगी पोलन को जर्मिनेट होने से और पोलन ट्यूब को भी जर्मिनेट होने से। ठीक है, उसके बाद द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट बाय द इंटरेक्टिंग विद those of the pistil. It is only recent year the botanists have able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to recognition and acceptance and rejection. कुछ ही साल हुए हैं जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने पता लगाया है कि किस तरह जो कौन रिजेक्शन को और एक्सेप्टेंस को पोलन ग्रेन को मतलब रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना यहाँ से पढ़ते हैं। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिच ओवरी। पोलन ग्रेन जो होती है वो ग्रो करती है इसे स्टिग्मा से, फिर स्टाइल से होते हुए फिर ओवरी तक पहुँच जाती है। पोलन ग्रेन आर शेड ऑफ एट 2 सेल स्टेज। हमने पीछे देखा था कि कुछ स्पीशी के अंदर, कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज के अंदर शेड ऑफ हो जाती थी, और कुछ के अंदर 3 सेल स्टेज। जो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड ऑफ हो गई थी, एक वेजिटेटिव सेल था और एक जनरेटिव सेल था, जिसके अंदर इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा। जब ग्रोथ हो रही है, जो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज के अंदर शेड ऑफ हो गए थे, उनके अंदर जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर वो तब जाकर डिवाइड करेगा जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही होगी, पोलन ट्यूब के अंदर जर्मिनेट करेगा और 2 मेल गैमेट बनाएगा। ठीक है, इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन द 3 सेल स्टेज कंडीशन,
ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल कंडीशन के अंदर जो है शेड ऑफ किए थे जिन्होंने पोलन ग्रेन। द पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट, उनके अंदर कोई मतलब डिवाइड नहीं करते पोलन ट्यूब के अंदर सेल, तो पोलन ट्यूब कैरी करती है 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, पोलन ट्यूब जब पहुंच जाती है ओवरी के अंदर, थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड इंटर ऑन वन ऑफ द सिनर्जी एंड थ्रू द फिलिफॉर्म अपरेटस। जब हमने देखा था कि पोलन ग्रेन जो ग्रो होकर आती है तो वो कहाँ से होती है अंदर, माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है, और वो इंटर होती है माइक्रोपाइलर एंड से, और सिनर्जिड पाए जाते हैं जिनके आगे इस तरह के स्ट्रक्चर थे जिसको हमने कहा था फिलिफॉर्म अपरेटस, ठीक है, इस तरह के थे जो यहाँ पर हमने दिखाए थे, ये इनको कहा जाता है फिलिफॉर्म अपरेटस, ठीक है। Many recent studies have shown the filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guide the entry of pollen tube। ये pollen tube की एंट्री को गाइड करते हैं और filiform apparatus माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाए जाते हैं और ये pollen की एंट्री को गाइड करते हैं। All the event from the pollen deposition on the stigma until pollen tube इंटर द ओव्यूल्स आर टुगेदर रेफर टू एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। जो ये पूरे इवेंट हैं पोलन डिपोजिशन से लेकर, जब पोलन डिपोजिशन हुई थी स्टिग्मा पर, वहाँ से लेकर जब जो पोलन ट्यूब है वो पहुँच गई ओव्यूल तक, उसे कहते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है। एज ए पॉइंट आउट अर्लियर, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen of the pollen। The knowledge gained by this area and help to breeder and manipulating कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से पढ़ना है आगे। हाँ, a breeder is interested in cross different species and often genera to combine desirable character to produce especially superior varieties। अगर हम डिफरेंट स्पीशी को अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हम डिज़ायरेबल करेक्टर आएंगे और वो सुपीरियर वैरायटी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन एक मेजर इम्प्रूवमेंट है किसी भी प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवानी चाहिए, ठीक है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू मेक sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected by contaminated from unwanted pollen grain। जो डिज़ायर्ड पोलन होता है वही पॉलिनेशन करवाता है और स्टिग्मा के ऊपर, बाकी जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है उसको कंटामिनेट होने से या अनवांटेड पोलन ग्रेन को, ठीक है। दिस इज़ अचीव बाई इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। इमेस्कुलेशन होता है सबसे पहले, उसके बाद बैगिंग किया जाता है, उसके बाद पॉलिनेशन, उसके बाद रीबैगिंग कर दिया जाता है, ठीक है। इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर एंड बड बिफोर द एंथर डाइसेंस यूजिंग पेयर्स ऑफ द फोर्सेप्स इज नेसेसरी। दिस स्टेप इज रेफर टू एज इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन को कहते हैं रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है। रिमूव कर देते हैं हम एंथर को, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एंथर को रिमूव कर देंगे, तो उसे कहते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन फ्लावर हैव टू कवर विद बैग एंड सूटेबल साइज। उसके बाद बैगिंग की जाती है। इमेस्कुलेशन मतलब एंथर को रिमूव करके उसके बाद फ्लावर के ऊपर बैगिंग की जाती है। सूटेबल बैग जो सूटेबल साइज़ का होना चाहिए। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टिग्मा एंड अनवांटेड पोलन ग्रेन। जो जिस पोलन ग्रेन को हम चाहते हैं, जिस स्पीशी को हम चाहते हैं उसके साथ फ्यूज़ कराने से, मतलब उसके साथ पॉलिनेशन करवाने से हम उसी स्पीशी का पोलन ग्रेन आकर छिड़केंगे उसके ऊपर, उससे इसलिए इसको बैगिंग की जाती है, इमेस्कुलेशन की जाती है। उसी प्लांट का अगर एंथर को हमने रिमूव कर दिया है तो मतलब दूसरे प्लांट का हम पोलन ग्रेन उसके ऊपर आकर डालेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बैगिंग। पहले क्या किया हमने? इमेस्कुलेशन, ठीक है, ये याद रखना। इमेस्कुलेशन, दूसरे नंबर बैगिंग, उसके बाद पॉलिनेशन, उसके बाद रीबैगिंग, ठीक है। When the stigma is bagged, flower attain the receptivity. Mature pollen grain collect from the anther and male parent are dusted on the stigma and the other flowers are rebagged and the fruit allowed to develop. जब हम बैग कर देते हैं फ्लावर को और जब मैच्योर पोलन ग्रेन जो होती है वो रिसेप्टिविटी गेन कर लेती है, तब मेल पेरेंट को डस्ट किया जाता है उस स्टिग्मा के ऊपर और रीबैग कर दिया जाता है दोबारा और डिवेल्प होने दिया जाता है फ्रूट को, ठीक है। इफ़ द फीमेल पेरेंट रिप्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, देयर इज़ नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती। इमेस्कुलेशन हम क्या करते हैं? एंथर को रिमूव करते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर एंथर नहीं पाया जाता, ठीक है। फीमेल फ्लावर बट आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। फीमेल बर्ड जो होता है उसको बैग कर दिए जाते हैं। जो फीमेल फ्लावर होता है उसी को बैग, उसके ऊपर जो मतलब उसको ढक दिया जाता है, बैग कर दिया जाता है उसके ऊपर
व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, पोलन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन इन द फ्लावरी बैग, और जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है हमें उसके ऊपर उसको डस्ट कर देना पड़ता है और उसके बाद उसको रीबैग कर देते हैं फ्लावर को, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। हमने पीछे देखा था कि जो पोलन ट्यूब जैसे ही इंटर हुई थी उस सिनर्जिड के अंदर, तो एग सेल वगैरह की जगह साथ फ्यूज़ हुई थी, वही इवेंट हमने इसके अंदर पढ़ना है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द सेंट्रल न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट होता है वो मूव करता है सेंट्रल न्यूक्लियाई की तरफ। 2 मेल गैमेट थे जो पोलन ट्यूब के अंदर आए थे, और एक जो है वो सेंट्रल न्यूक्लियाई की तरफ जाएगा और दूसरा जो है वो एग सेल के साथ जाके फ्यूज़ होगा, फ्यूज़ विद न्यूक्लियस एंड कंप्लीटिंग द सिनगेमी, ठीक है। और एक जो है वो फ्यूज़ करेगा एग के सेल के साथ, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा वो बनाएगा जाइगोट बनाएगा बाद में, लेकिन जो इस यहाँ इसे कहते हैं सिनगेमी, ठीक है। जब वो फ्यूज़ होगा उसे कहते हैं सिनगेमी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, और डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई, 2 मेल गैमेट थे, एक ने क्या किया एग सेल के साथ आकर फ्यूज़ करके सिनगेमी प्रोसेस को कहते हैं, और दूसरा मेल गैमेट जाएगा किसके साथ, जो पोलर न्यूक्लियाई था सेंटर पर लोकेटेड था उसके साथ जाके फ्यूज़ करेगा और प्रोड्यूस करेगा ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस किसके थे, पोलर न्यूक्लियाई की, और एक जो था वो किसका था, जो जाइगोट आया था, ठीक है, उसका न्यूक्लियस का, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लाइड न्यूक्लियाई, जैसे यहाँ पर इन्वॉल्व हुए 3 हैप्लाइड न्यूक्लियाई थे, इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन हुआ यहाँ पर, ठीक है। कहाँ से पढ़े थे, हाँ यहाँ पर हुआ ट्रिपल फ्यूजन। सिंस द 2 टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस एन एम्ब्रियो सैक, जब फ्यूजन हो जाता है सिनगेमी हो जाती है। सिनगेमी मतलब जो मेल गैमेट था एक, उसका आके किसके साथ फ्यूजन है, एग सेल के साथ। और ट्रिपल फ्यूजन मतलब जो पोलर न्यूक्लियाई था उसके साथ अगर दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन है उसे कहते हैं सिनगेमी एक को, और एक को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इस फिनोमिना को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एन यूनिक इवेंट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि यूनिक इवेंट क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट का, हम कहेंगे उसमें ऑप्शन लिखा होगा डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो सेंट्रल सेल थे पोलर सेल के साथ जब फ्यूज़ हुआ था तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, वो अब क्या करेगा, वो फ्यूजन करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा, PMC जिसे कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड डिवेल्प इनटू एंडोस्पर्म, और वो डिवेल्प होगा किसमें, एंडोस्पर्म के अंदर। वाइल द जाइगोट डिवेल्प इनटू एम्ब्रियो, और जो एग सेल के साथ जाकर फ्यूज़ हुआ था मेल गैमेट उसने बनाया था जाइगोट, जाइगोट डिवेल्प होगा किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। जैसे ये हैं इधर, ये बाद में डिजनरेट हो जाते हैं, ये जो ऊपर वाले थे ये तीनों डिजनरेट हो जाते हैं, ये बना जाइगोट फिलिफॉर्म ऑपरेटस, ठीक है। हाँ, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PMC जिसे कहा जाता है, और PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये है, ठीक है। उसके बाद ये डिजनरेट हो जाते हैं एंटीपोडल सेल बाद में। उसके बाद ये बना जाइगोट, ये बना जाइगोट, फिर ये डिवाइड हो रहा है कितने सेल, पहले बनाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर सुपीरियर, ये इसको कहा जाता है सुपीरियर यहाँ से। उसके बाद ये रेडिकल कॉटलीडन बनते हैं, उसके बाद मैच्योर हो जाता है इस तरह, ठीक है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और क्या इवेंट होते हैं। Following double fertilization event of the endosperm and embryo development, mature of ovule into seed, ovary into fruit, and collectively post fertilization event, जो आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, मैच्योर होना, ओव्यूल से सीड का, ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट होना, ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होना, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म जो होती है ये एम्ब्रियो से पहले क्यों डेवलपमेंट होती है, जो एंडोस्पर्म होती है, क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए होती है, इसलिए एंडोस्पर्म पहले डेवलप होती है, ठीक है। इसका आंसर आगे दिया गया है वो बताऊंगी मैं। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म टिश्यू, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो रिपीटली दोबारा डिवाइड करेगा और बनाएगा ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म टिश्यू। दिस
द सेल दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, और जो ये सेल होंगे ये भरे होंगे किससे, रिजर्व फूड मटेरियल से। आर यूज टू न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट इन मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उसके अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगी टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप इनटू फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सब्सिक्वेंटली cell wall formation occur in the endosperm become cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from tender coconut that you familiar with is nothing but free nucleus of the endosperm made up of thousands of nuclei and surrounded white kernel of the cellular endosperm. जो कोकोनट होती है उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, जो लिक्विड एंडोस्पर्म पाया जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लेकिन उनके इर्द गिर्द सेल वाल नहीं होती इसलिए वो लिक्विड होता है, और जिनके इर्द गिर्द सेल वाल आ जाती है सेलुलर होते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म कौन सी होती है, जो वाइट कर्नल होता है, ठीक है, और जो लिक्विड होता है वो उसमें सेल वाल की फॉर्मेशन नहीं हुई होती, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। वो किस तरह का होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये आया हुआ भी है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम खाते हैं कोकोनट का जो लिक्विड फॉर्म होती है कोकोनट के अंदर उसे कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो वाइट कर्नल होता है उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म पाई जाती है, ठीक है। एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ऐसे स्पीशीज ऐसे मतलब फ्रूट जिनके अंदर एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो, अगर एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा हो उसने पूरी एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया हो कम्प्लीटली, उसके एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट, बीज, ठीक है, बीन्स। बिफोर सीड मैचुरेशन इट में परसिस्टेंट इन मैच्योर एंड कैस्टर एंड कोकोनट, ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो मैचुरेशन के दौरान जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके दौरान भी उसके बाद भी जो है वो एंडोस्पर्म अगर बच जाए तो उसे कहते हैं कैस्टर और कोकोनट इसके एग्जांपल है, इनके अंदर बच जाता है। और किसके अंदर कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये एग्जांपल याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्प्लीटली कंज्यूम किसके अंदर, पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ठीक है, PBG से याद रखना, PBG, ठीक है। और कैस्टर और कोकोनट के अंदर रह जाती है, ठीक है, जो एंडोस्पर्म होती है वो रह जाती है। उसके बाद ये है पल्मूले, जिससे क्या निकलेगी, शूट, ठीक है, ये है पल्मूले जिससे निकलेगी शूट। इसी के नीचे यहाँ पर पाया जाता है एपिकोटाइल, यहाँ पर पाया जाता है इसे कहते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। और ये कार्टिलेडन, 2 कार्टिलेडन हैं, ठीक है, डाई कार्टिलेडन के अंदर 2 कार्टिलेडन पाए जाते हैं। ये है हाइपोकोटाइल और ये रेडिकल से निकलेगी रूट, पल्मूले से निकलेगी शूट, ठीक है। उसके बाद ये रूट कैप है नीचे। उसके बाद ये जो नीचे बताया गया है ये है सिलेक्टम, मोनोकाट, ये जो मोनोकाट है ग्रास वगैरह के अंदर ये उसका है, ठीक है, मोनोकाट की डायग्राम है, मोनोकाट के सीड की, ठीक है। इसके अंदर जो सिलेक्टम है इसके अंदर ये 2N होता है, ठीक है, 2N। उसके बाद कोलियोबटाइल जो हालो कवरिंग होती है, प्रोटेक्ट करती है पल्मूले को, ठीक है, कोलियोबटाइल। उसके बाद शूट एपेक्स जिससे पल्मूले निकलता है बाद में। उसके बाद एपीब्लास्ट, नॉन फंक्शनल रिमेन ऑफ 2 कार्टिलेडन, ठीक है। उसके बाद रेडिकल, ये है रेडिकल, ठीक है। उसके बाद रेडिकल के बाद कोलियोराइजा, रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है कोलियोराइजा, ठीक है। और कोलियोबटाइल को कौन प्रोटेक्ट करता है, कोलियोबटाइल शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो जो होता है डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। अब द किसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड, जाइगोट एम्ब्रियो सैक के अंदर सिचुएटेड होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, मोस्ट ऑफ द जाइगोट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं जब एंडोस्पर्म बन जाती है। एंडोस्पर्म जो होती है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, जो डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एंडोस्पर्म। लेकिन अगर जाइगोट पहले डेवलप करेगा तो उसको एंडोस्पर्म उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए पहले एंडोस्पर्म डेवलप होती है उसके बाद जाइगोट डेवलप होती है, जाइगोट की डेवलपमेंट होती है। दिस इज एन अडेप्टेशन ऑफ प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसी की वजह से एश्योर्ड न्यूट्रिशन मिलती है जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो को। थ्रू द सीड डिफर ग्रेटली इन द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। आर सिमिलर इन बोथ मोनोकार्टिलेडन और डाइकार्टिलेडन, मोनोकार्टिलेडन और डाइकार्टिलेडन के अंदर सिमिलर होता है
कौन सा प्रोसेस? एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। द जाइगोट राइज टू प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करता है और बनता है प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोब्यूलर हार्ट शेप, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे हमने पीछे देखा था, पहले ये बना था एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। एक टिपिकल मोनोकॉटिलिडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक टिपिकल डाइकॉटिलिडन एम्ब्रियो जो होता है ये कंसिस्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस पर, और 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं डाइकॉटिलिडन के अंदर। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज द एपिकोटाइल। जो पोर्शन होता है कॉटिलिडन के ऊपर उसे कहा जाता है एपिकोटाइल, जो टर्मिनेट करता है पल्म्यूले को, जो स्टेम की टिप भी होती है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द कॉटिलिडन, जो कॉटिलिडन के नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। द टर्मिनेट द लोअर एंड ऑफ द रेडिकल, जो टर्मिनेट करता है जो लोअर एंड होता है रेडिकल का और रूट टिप का। द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप, जो रूट टिप होती है वो कवर्ड होती है रूट कैप से, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल है मोनोकॉटिलिडन डाइकॉटिलिडन की, ठीक है। ये पल्म्यूले है जिससे शूट निकलेगी, इसके नीचे यहाँ पर पाया जाता है एपिकोटाइल, ठीक है। ये 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं, एक कॉटिलिडन ये, दूसरा ये, ठीक है। उसके बाद ये हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल, रेडिकल के नीचे रूट कैप, और हाइपोकोटाइल के ऊपर पाया जाता है क्या? हाइपोकोटाइल के ऊपर पाया जाता है पल्म्यूले, ठीक है। एपिकोटाइल पाया जाता है उसके ऊपर पल्म्यूले पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म, कहाँ से पढ़े थे? हाँ, यहाँ से पढ़े थे। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलिडन, अब देखना है हमें एम्ब्रियो मोनोकॉटिलिडन का किस तरह पोजेसिस ओनली, किस क्या पाया जाता है उसके अंदर। द एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलिडन पोजेसिस ओनली 1 कॉटिलिडन, जो मोनोकॉटिलिडन का एम्ब्रियो होता है उसके अंदर 1 कॉटिलिडन पाया जाता है। याद रखना, मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। डाई का मतलब 2 और मोनो का मतलब 1, मतलब डाई कॉटिलिडन के अंदर 2 कॉटिलिडन, मोनो कॉटिलिडन के अंदर 1 कॉटिलिडन, ठीक है। ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन आर कॉल्ड एज स्लेक्टम, जो ग्रास फैमिली होती है उसके अंदर जो कॉटिलिडन पाया जाता है, ग्रास एक मोनोकॉट है लेकिन उसके अंदर जो कॉटिलिडन पाया जाता है उसे कहते हैं स्लेक्टम। इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड ऑफ द लेटरल एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये सिचुएटेड होता है एक साइड लेटरल पर जिसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस पर। एट द लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़, जो लोअर एंड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस पर उधर पाया जाता है क्या? कोलेबोटाइल। रेडिकल एंड रूट कैप, क्या पाया जाता है उधर? रेडिकल रूट कैप जो एनक्लोज होता है अनडिफरेंशिएटेड शीथ जिसे कहते हैं कोलेराइजा, अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है जिसे कहते हैं कोलेराइजा, ठीक है। जो रूट कोलेराइजा प्रोटेक्ट करता है किसको? रेडिकल को, रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है कोलेराइजा, और कोलियोपोटाइल प्रोटेक्ट करता है किसको? कोलियोपोटाइल प्रोटेक्ट करता है शूट एपेक्स को, ठीक है। ये शूट एपेक्स को, ठीक है। उसके बाद ये स्लेक्टम है, ये ग्रास के अंदर पाया जाता है। एपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स एंड द फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज्ड विद हालो फोलियर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कोलियोपोटाइल। कोलियोपोटाइल हालो फोलियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया सीड इन कॉटिलिडन, हाँ। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर को पूछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है तो आपने कहना है सीड। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? सीड। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट एंड कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। The cotyledon of the embryo simple structure, generally thick and swollen due to the storage of the food reserve such as जैसे legumes. Mature seed may be non-leguminous and albuminous. Non-albuminous seeds have no residual endosperm is completely consumed during the embryonal development. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो नहीं रहती एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद, और एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिनके अंदर जिनके अंदर कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होती। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा था तो एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं करता जो एम्ब्रियो है, तो उसे कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड की एग्जांपल है वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर, और इसकी नॉन एल्ब्यूमिनस की एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट, एल्ब्यूमिनस सीड। ओकेनली कभी कभी इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, बीट, रुमिनेंट्स और न्यूसेलस कॉल्ड एज persistent. द persistent न्यूसेलस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। जो persistent रहती है न्यूसेलस उसे कहा जाता है पेरिस्पर्म। ये किसके अंदर persistent रहती है? जैसे ब्लैक पेपर, बीट और रुमिनेंट्स के अंदर।
इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एंड टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो इंटेगुमेंट होते हैं ओव्यूल के, ये टफ होते हैं, उसके बाद प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है। द माइक्रोपाइलर रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर ऑफ द सीड कोट। जो माइक्रोपोलर होता है इस पर एक छोटा सा पोर रहता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल, जहाँ से एंट्री होती है ऑक्सीजन की, वाटर की ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट करता है तो तब वाटर की एंट्री होती है इसे। इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। The embryo may after a state inactive and called dormancy are in favorable condition। ये क्या कह रहा है कि अगर जब सीड जर्मिनेट हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है जैसे सीड, तो उसके अंदर जो पानी का कंटेंट है वो डिक्रीज़ होता है 10 से 15%, और जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जो सीड है वो डोरमेंसी के अंदर चला जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन मतलब सीड को मॉइस्चर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है, तो वो दोबारा जर्मिनेट कर जाएगा। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, जैसे ही ओव्यूल जो होता है वो मैच्योर होता है सीड में, द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, और जो ओवरी है वो डेवलपमेंट होती है फ्रूट में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट एंड प्रोसेस आर कॉल्ड साइमल्टेनियसली। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड एज पेरिकार्प। जो वाल होती है ओवरी की, फ्रूट की, जो ओवरी की वाल होती है ये बाद में फ्रूट की वाल बन जाती है, जिसे कहते हैं पेरिकार्प। द फ्रूट में बी फ्लैशी इन गुआवा ऑरेंज मैंगो। फ्रूट जो होता है फ्लैशी भी हो सकता है, जैसे गुआवा, मैंगो और ऑरेंज के मैंगो के अंदर और ऑरेंज के अंदर, और ड्राई भी हो सकता है जैसे ग्राउंड नट और मस्टर्ड के अंदर। इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम फ्रूट डिवेल्प फ्रॉम द ओवरी। फ्रूट जो होता है डिवेल्प होता है ओवरी से। अदर फ्लोरल रीजनरेट ऑफ द फॉल, और कुछ जो होते हैं दूसरे पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वो डिजनरेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फ्रूट में भी डिवेल्प हो जाते हैं। इन फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशनट, थैलमस आर कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर थैलमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट की फॉर्मेशन होने में, जैसे स्ट्रॉबेरी और कैशनट, एप्पल, ठीक है। ये PYQ भी आया हुआ है कि जो थैलमस होता है वो किसके एप्पल के अंदर कौन सा पार्ट जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो अब क्या था, थैलमस, ठीक है, थैलमस, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है। फॉल्स फ्रूट के अंदर थैलमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट की फॉर्मेशन होते हुए, ठीक है। और मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली इन द ओवरी कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट्स। मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ ओवरी पाई जाती है उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। जिनके अंदर सिर्फ ओवरी कंट्रीब्यूट करती है फ्रूट बनाने में उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल बताई गई हैं, जैसे ये बीन की एग्जांपल है, ठीक है। ये है किसकी एग्जांपल, ये है बीन की एग्जांपल, ठीक है। ये इसके दो कार्टिलिडन, माइक्रोपाइलर एंड, और ये है कैस्टर की, ठीक है। ये है कैस्टर की, याद रखना है आपने, इधर दिया हुआ नहीं है लेकिन आप याद रखना है। ये है ऑनियन की, और ये है मेज़ की, ठीक है। ये एप्पल और ये स्ट्रॉबेरी। उसके बाद यहाँ से था देयर आर फ्यू स्पीशीज, कुछ स्पीशी ऐसी हैं इन विच फ्रूट डिवेल्प विदाउट फर्टिलाइजेशन, उनके अंदर फ्रूट डिवेल्प हो जाता है बगैर फर्टिलाइजेशन के। सच फ्रूट आर कॉल्ड एज पार्थिनोजेनिक फ्रूट, ऐसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बगैर फर्टिलाइजेशन के जो है फल बन जाता है, उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना इज सच एग्जाम्पल, इसकी एक बनाना एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की। पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पार्थिनोकार्पिक जो होते हैं ये इंड्यूस होते हैं, इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है। सच फ्रूट कॉल्ड एज सीडलेस फ्रूट, ऐसे फ्रूट को कहा जाता है सीडलेस फ्रूट, ठीक है। सीड नहीं होता, बगैर सीड के, बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऊपर पैरा, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, यहाँ से पढ़ते हैं। और यहाँ एक याद रखना, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन हेल्प करता है सीडलेस फ्रूट को बनाने में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ से इतना ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से याद रखना ये वाला, सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर का बेसिस क्या है, सीड क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, फॉर सेवरल ईयर्स सम सीड्स आर रिमेन अलाइव ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड। कुछ बहुत सारे हमने स्पीशी के अंदर देखा है कि जो सीड हैं वो हंड्रेड्स ऑफ सालों तक जो हैं वो परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब वो वायबल रहते हैं, वायबिलिटी उनके अंदर रहती है। देयर आर
देयर आर रिकॉर्ड्स फॉर ओल्ड येट वायबल सीड, बहुत सारे पुराने सीड भी मिले हैं जो वायबल थे, बाद में जर्मिनेट किया उन्होंने फेवरेबल कंडीशन के अंदर। द ओल्डेस्ट ऑफ द ल्यूपिन, जो सबसे पुराना में मिला था ल्यूपिन का, ल्यूपाइनस एक्टाइवस जिसका साइंटिफिक नेम है। एक्सुलेटेड द आर्टिक टुंड्रा, जो आर्टिक टुंड्रा से मिला था। द सीड जर्मिनेटेड एज एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड इन 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी, 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी भी देखी गई है, ठीक है। उसके बाद एपोमिक्सिस एंड प्रो एम्ब्रियो, ये इसमें से भी 2-3 PYQ आए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अल्दो सीड द इन जर्नल आर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है वो होता है सीड, हमने पीछे देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज स्पीशी एस्टरेसी फैमिली सच एज इवॉल्व सच स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एस्टरेसी ग्रासेसी के अंदर जो है कुछ स्पेशल मैकेनिज्म पाए जाते हैं क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये इसे कहते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस करना उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस ए सेक्शन द एपोमिक्सिस फॉर्म ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्ट, एक फॉर्म है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मिमिक्स करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मिमिक्स मतलब नकल करती है, ठीक है। एपोमिक्सिस एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो नकल करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। देयर आर सेवरल वे of developing of apomictic seed. In some species the diploid egg cell are formed without reductional division and develops into the embryo without fertilization. और कुछ स्पीशी के अंदर जो डिप्लॉइड एग सेल होता है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के, बगैर रिडक्शनल डिवीजन के डिवेल्प हो जाता है एम्ब्रियो में, और बगैर फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। मोर ऑफन इन मैनी ईयर्स क्रिटस एंड मैंगो, सिट्रस एंड मैंगो, ठीक है। वेराइटीज सम ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट सेल, सॉरी मुझे भूल गया था यहाँ से हाँ। इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो, और बहुत सारे जैसे सिट्रस और मैंगो है, सिट्रस और मैंगो की जो वैरायटी है इनके अंदर जो न्यूक्लियर सेल होता है उसके सोनोडिड होता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो न्यूक्लियर सेल होते हैं वो बनते हैं, स्टार्ट होना शुरू होते हैं, उनके अंदर डिवाइडिंग होती है, प्रोड्यूड इनटू एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक बनता है, फिर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलपमेंट होती है बाद में एम्ब्रियो की, ठीक है। सेल डिवाइड होते हैं, किसके सेल डिवाइड होते हैं, जो बगैर एग सेल, जो डिप्लॉइड एग सेल है वो बगैर रिडक्शनल डिवीजन के उसके सेल डिवाइड होते हैं, बगैर फर्टिलाइजेशन के डिवाइड होते हैं, और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज, ऐसे अगर स्पीशी के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाएंगे तो अकरेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड रेफर टू एज प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो एक मतलब एक एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारे सीड का होना उसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। प्रो एम्ब्रियोनी। उसके बाद यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो